नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सबसे पहले आप सभी से यही अपील है कि आप मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना से बचाव में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। हमने इसलिए एक मुहिम भी शुरू किया, #मास्क पहनो इंडिया, और एक बार फिर आप सभी से कह रहे हैं कि आप मास्क जरूर पहने। और आइए शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के राजौरी से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की खबर के मुताबिक 2 से 3 संदिग्ध आतंकियों के देखे जाने की खबर मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बल ने पूरे इलाके की घेराबंदी की, सर्च ऑपरेशन चलाया और जानकारी है कि खुद को घिरता देख आतंकियों ने सुरक्षा बल पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकियों को कर दिया गया सुरक्षा बल की तरफ से ढेर। पहाड़ी एरिया है और यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होता रहता है, ये न्यूज़ आती रहती है, बार बार इंट मिलती रहती है। तो अभी भी हमें थोड़ा पता लगा है तो हम आए हैं, तो देखते हैं फर्दर क्या रिजल्ट निकल के आते हैं। सर्च वगैरह भी इस एरिया में चल रही है? अभी सुना है मैं, क्योंकि हम लेट आए हैं। अभी अंदर क्या हो रहा है, यहाँ से 8-10 किलोमीटर है करीब, घूम घूम के पहाड़ी में अगर हम जाएंगे तो जैसे भी कुछ भी हमारी जहाँ जरूरत होगी हम तैयार हैं। और इस बीच अपडेट के लिए पवन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, अब बताइए, क्या अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए 2 आतंकियों को मारने में सफलता मिल चुकी है। सुबह जब ये 2 से 3 संदिग्ध लोग जो थे वो इस इलाके में थन्ना मंडी का पंगाई एरिया पड़ता है, यहाँ पर देखे गए थे। उसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया और उसके बाद ही सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ था, पुलिस का और भारतीय सेना का। उसके बाद CRPF को भी बुलाया गया है, लेकिन अभी तक जो सफलता मिली है कि 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। एक उनका साथी और हो सकता है, उसी की तलाश में पूरे इलाके को घेरा गया है। पुलिस और सेना की टीमें जंगल के भीतर घुसी हुई हैं और पूरे को घेरकर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। माना जा रहा है कि एक साथी इनका और हो सकता है। और जो मारे गए दोनों आतंकी हैं, अब उनके बारे में पुलिस के IG का कहना है कि डिटेल अभी मुहैया करवा रहे हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान की ओर से 15 अगस्त के ऊपर कोई बड़ा हमला करने की फिराक में जो आतंकी पहुंचे हुए थे, तो सुरक्षा बलों के घेरे में आकर 2 को मारने में सफलता मिल चुकी है। ठीक है, हम लौट रहे हैं पवन आपके पास, क्योंकि इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर से, जहां एक बार फिर पाकिस्तान की साजिश हुई है बेनकाब। सुरक्षा बल को वहां जांच के दौरान प्लास्टिक में लिपटे एक पैकेट से 2 पिस्तौल, 5 मैगजीन और एक साइलेंसर बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि पिस्तौल में लगने वाला यह साइलेंसर टारगेट किलिंग में इस्तेमाल होता है। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की खबर के मुताबिक सुरक्षा बल को इस बात का अंदेशा है कि पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए हथियारों से भरे इस पैकेट को वहां पर गिराया था। तो ये कामयाबी सुरक्षा बल को जांच की जा रही थी और इसी दौरान हथियार बरामद हुए। बताया जा रहा है कि प्लास्टिक में लिपटे एक पैकेट से पिस्तौल, मैगजीन और साइलेंसर की बरामदगी हुई है। जानकारी यह है कि पिस्तौल में लगने वाला जो साइलेंसर है वो टारगेट किलिंग में इस्तेमाल होता है। सुरक्षा बल को इस बात का अंदेशा है कि पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए हो सकता है कि इन हथियारों को यहां पर ड्रॉप किया हो और फिर यहां से कोरियर के जरिए आतंकियों तक इसको पहुंचाया जाता, लेकिन उससे पहले ही इस साजिश का पर्दाफाश हो गया। पाकिस्तान की एक और बड़ी साजिश को फिर नाकाम किया गया है। हम इस समय सांबा सेक्टर में हैं। सांबा का जो राजपुरा इलाका, आप देखिए यहाँ पर आर्मी की गाड़ियाँ पूरी लगी हुई हैं और इसी इलाके में आज जो सुरक्षा बलों ने एक सर्च ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान की ओर से भेजे गए हथियारों का जखीरा बरामद किया है। माना जा रहा है कि ड्रोन के जरिए वो हथियार इस नाले में गिराए गए थे। इस नाले को बब्बर नाला कह के बुलाते हैं और इस इलाके में पहले भी कई बार घुसपैठ के प्रयास जो हैं वो हो चुके हैं सीमा पार से। और आज जो यहाँ पर हथियार मिले हैं उसमें 2 पिस्टल, 5 मैगजीन और एक साइलेंसर है और काफ़ी गोलियाँ इसमें बरामद हुई हैं। ये पूरा नाला आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा, ये इलाका अगर आप देखें तो ये बिल्कुल जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे की ओर जाता है और इसी रास्ते से यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर पाकिस्तान है। इस साइड मैं बताना चाहूँगा आपको, ये इलाका अगर आप देखें, ये इलाका पाकिस्तान की तरफ जाता है और जहाँ से जो सुरक्षा बलों के अनुसार 2 किलोमीटर दूरी पर पाकिस्तान है और ये नाला जो है सीधा पाकिस्तान की तरफ निकलता है और इसी नाले में हथियार जो हैं वो ड्रोन के जरिए गिराए गए थे, जो आज सुरक्षा बलों ने बरामद किए हैं। उस तरफ का इलाका जो है पूरा, ये बिल्कुल भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का हिस्सा है और इस हिस्से के भीतर पहले भी कई बार घुसपैठ की कोशिशें हो चुकी हैं। सीमा पार से लगातार जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने की नई नई साजिशें रची जा रही हैं। ड्रोन की अगर बात करें तो जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर 27 जून को जब ड्रोन के जरिए हमला हुआ था, उसके बाद लगातार ड्रोन देखने का सिलसिला जम्मू संभाग में जारी था और ख़ास करके सांबा सेक्टर में भी 2-3 बार ड्रोन जो हैं वो देखने को मिले थे।
सुबह 6 साढ़े 6 बजे के करीब जो पार्टी सर्च कर रही थी उनको एक सस्पिशियस सा बैग दिखाई दिया। उस बैग को दिखाने के बाद उसको एरिया को कार्डन कर लिया गया और उसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने जब उसको खोला तो उसमें हमें कुछ आर्म की खेप मिली है, इसमें कुछ पिस्टल्स हैं, उनकी मैगजीन्स हैं और एम्यूनिशन है। जी हाँ। पवन हमारे साथ लगातार बने हुए। पवन, ये बताया जा रहा है कि जो साइलेंसर बरामद हुआ टारगेट किलिंग में उसका इस्तेमाल होता था। ये कितनी बड़ी साजिश थी पाकिस्तान की 15 अगस्त से पहले? हाँ बिल्कुल, देखिए जो टारगेटिंग किलिंग के लिए इस साइलेंसर का इस्तेमाल किया जाता है जो पिस्टल के ऊपर फिट किया जाता है। यानी कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर किसी नेता को या किसी वीआईपी को टारगेट करना है तो वो इस साइलेंसर से, क्योंकि आवाज़ नहीं आएगी और सीधा गोली जो है वो उसको हिट करेगी। तो ये एक साइलेंसर मिलना पिस्टल के साथ एक बड़ी एक साजिश थी आतंकियों की, जिसे नाकाम किया गया है। पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए जो हथियार भेजे गए थे सांबा के बब्बर नाला में, और वहाँ पर जब वो पैकेट की जाँच की गई, जब बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया तो उसमें से 2 पिस्टल, 5 मैगजीन और गोली सिक्के के साथ साथ एक साइलेंसर मिला है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश थी कि जम्मू कश्मीर में 15 अगस्त से पहले कोई आतंकी हमला करते या फिर किसी बड़े नेता की हत्या होती, उसके लिए ही ये सामान वहाँ पर पहुँचा हुआ था और वहाँ से गाइड के जरिए, जो कोरियर के जरिए ये हथियार जो थे वो आतंकियों तक पहुँचाए जाने थे। लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान की इस बड़ी साजिश को सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया है और अभी भी इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। पवन, लौट रहे हैं आपके पास। पुलिस को इस बात का अंदेशा है कि इन हथियारों को आतंकियों तक पहुंचाने के लिए ड्रोन का सहारा लिया गया था। हथियारों से भरा पैकेट जिसके मिलने के बाद सुरक्षा बल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहा है और चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। जहाँ पे हर एक उस खतरे को जिसकी आशंका जताई जाती है उसको नस्बो नाबूद करने के लिए पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस सभी में बहुत अच्छा समन्वय है और हम सर्चेस हर एरिया में कर रहे हैं। कोई भी किसी किस्म की एनिमी की तरफ से कोई एक्टिविटी में कामयाबी ना हो जाए, उसको खत्म करने के लिए हम हमेशा चौकस चाप बनाते हैं। ये ड्रोन ड्रॉपिंग भी हो सकता है या कोई इसको कैरी करके आगे पीछे लेके जा रहा था। ये सारा इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जब तक ये क्लियर नहीं होता कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये लगातार हम आपको दिखा रहे, देखिए साइलेंसर बरामद हुआ और ये बताया जाता है कि टारगेट किलिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। पिस्तौल के ऊपर इसको लगाया जाता है और 15 अगस्त से पहले ये बहुत बड़ी साजिश थी पाकिस्तान की, जिसको सुरक्षा बल की मुस्तैदी के चलते बेनकाब कर दिया गया, इसे नाकाम कर दिया गया। क्योंकि जानकारी ये पुलिस को ये अंदेशा है, सुरक्षा बल को ये अंदेशा है कि इन हथियारों को ड्रोन के जरिए हो सकता है कि ड्रॉप किया गया हो, क्योंकि जहां से बब्बर नाला, हमारे सहयोगी बता रहे कि जहां से इन हथियारों को बरामद किया गया है वो पाकिस्तान बॉर्डर है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, एलएसी से भारत चीन की सेनाएं पीछे हटी। 4-5 अगस्त को दोनों सेनाएं पीछे हटी। पूर्वी लद्दाख के गोगरा से सेना हटी है। पूर्वी लद्दाख का जो गोगरा इलाका, वहां से सेनाएं हटी हैं। दोनों सेनाएं हटे। कमांडर स्तर की बातचीत में इसको लेकर सहमति बनी थी। एलएसी पर भारत चीन की बड़ी कार्रवाई और इस सब के बीच जो बड़ी जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये कि भारत चीन की सेनाएं पीछे हटी हैं। संदीप बोल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, क्या पता चल पा रहा है? देखिए, अभी 31 जुलाई को एक बैठक हुई थी कोर कमांडर के बीच में दोनों देशों की, और ये बैठक जो है 12वीं बैठक थी और उस बैठक में इस बात को तय किया गया कि गोगरा और हॉट स्प्रिंग जो कि एक ऐसा जोन तैयार हो गया था पिछले 1-1.5 साल में, जहाँ पे कि विवाद बढ़ गया था, फेस ऑफ लगातार बना हुआ था, वहाँ पे किस तरीके से फेस ऑफ खत्म किया जाए, तनाव दूर किया जाए। तो उसी के चलते जो है आम सहमति बनी और 4 और 5 तारीख को जो है 2 दिन में उस इलाके से भारत और चीन दोनों ने अपनी अपनी सेनाओं को अपने पीछे जो उनके परमानेंट बेस है वहां तक ले गए हैं। साथ ही पिछले 1-1.5 साल में जितने भी ऐसे कंस्ट्रक्शन वहां पे हुई है, टेम्पररी कंस्ट्रक्शन हो या किसी भी तरह कंस्ट्रक्शन, उनको भी तोड़ा गया है। और साथ ही ये भी सुनिश्चित किया गया है कि अगर चीन उस इलाके में कोई कंस्ट्रक्शन कर चुका था या टेम्पररी कंस्ट्रक्शन था वो टूटा है या नहीं, वो जमीन पे जाके उसकी तस्दीक भी की गई। तो एक बात कह सकते हैं कि जिस तरीके से पेंगोंग के दक्षिण और उत्तरी छोर में जो कार्रवाई की गई थी और जो है दोनों देशों की सेनाएं वहां से हटी थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़ा फ्रिक्शन पॉइंट था वो पूरा, और अब जो है गोगरा वहां से भी जो है सेनाएं पीछे लौटी हैं। तो जाहिर सी बात है कि अच्छी खबर जरूर है, क्योंकि तनाव धीरे धीरे कम हो रहा है दोनों जी। संदीप, लेकिन क्या अभी भी कुछ पॉइंट्स है जहां पर जो तनाव था, जो विवाद था, वो अभी भी है या वहां से भी सेना हट गई है? अभी एक ही इलाके से हटी है? देखिए, काफी सारे ऐसे फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं जहाँ पे कि अभी भी जो है तैनाती उसी तरीके से बनी हुई है, लेकिन कोशिश ये है कि जो ऐसे
ऐसे इलाके जहां पे की लड़ाई या इस तरीके की झड़प होने की आशंका बहुत ज्यादा थी, जहां पे आई बॉल टू आई बॉल कॉन्टैक्ट में दोनों देशों की सेनाएं बैठी हुई थी, उन्हीं को जो है प्रायोरिटी पर तय करके जो है बैठकों में ये डिसाइड किया जा रहा था कि किस तरीके से उनको हटाया जाए। तो अभी जो 12वीं दौर की बातचीत हुई थी उसमें गोगरा और हॉट स्प्रिंग पर चर्चा हुई थी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा संवेदनशील जो है वो इलाके बन चुके थे, क्योंकि दोनों देशों की सेना आमने सामने थी। तो ऐसे में पहला गोगरा जो कि PP 17 अल्फा जो है उसमें से जो है उन्होंने डिसएंगेजमेंट को पूरा कर दिया गया। 2 दिन में पूरा डिसएंगेजमेंट हो गया है और अब जो है उस सब इलाके में गोगरा के पेट्रोलिंग पॉइंट 17 अल्फा तक जो है किसी भी तरीके का कोई भी फेस ऑफ नहीं है। दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने जो परमानेंट बेस है वहां तक पहुंच चुकी हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक LAC पर जिस तरीके का तनाव या जिस तरीके का गतिरोध बना हुआ था वो धीरे धीरे जो है दुरुस्त हो रहा है, ठीक हो रहा है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे कि तैनाती आमने सामने है, आई बॉल टू आई बॉल कॉन्टैक्ट। आने वाले दिनों में जो बातचीत होगी उसमें वहां से भी जो है चलिए कुछ तो आगे बढ़े। शुक्रिया संदीप ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। और इस बीच आपको बता दें जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर से एक बड़ी खबर, जहां एक बार फिर से पाकिस्तान की साजिश सामने आई है। सुरक्षा बल को वहां जांच के दौरान प्लास्टिक में लिपटे एक पैकेट से 2 पिस्तौल, 5 मैगजीन और एक साइलेंसर बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि बरामद पैकेट के अंदर से जो हथियार बरामद हुए हैं उससे किसी बड़ी साजिश को अंजाम दिया जाना था। 15 अगस्त को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से ज्यादा सावधानी भी बरती जा रही है। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में कोई बड़ा आतंकी हमला करने के उद्देश्य से सीमा पार से रोज़ाना नई नई साजिशें रची जा रही हैं। हम इस समय सांबा सेक्टर में हैं और ये पूरा जो ये नाला है, ये बब्बर नाला कहते हैं इसको, और ये देखिए बिल्कुल भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है। पूरा ये भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ ये नाला जो है सीमा पार जाता है। और यहाँ पर आज एक पैकेट मिला था जिसमें हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। 2 पिस्टल, 5 मैगजीन और एक साइलेंसर भी उससे मिला है। माना जा रहा है कि साइलेंसर पिस्टल के आगे फिट करके जम्मू कश्मीर में आतंकी टारगेट किलिंग कर सकते थे और उससे पहले ही पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश को विफल कर दिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना की ओर से सर्च ऑपरेशन अभी भी इस पूरे नाले के भीतर, अगर हम कहें ये जंगल का पूरा इलाका है जहां इसके भीतर सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। और इस तरफ देखिए तो जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के, वो यहाँ पर अभी भी तैनात किए गए हैं। पूरे इलाके को घेरा गया है सेना और पुलिस की ओर से और सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। सीमा पार से लगातार ड्रोन के जरिए हथियार सप्लाई करने, इस इलाके में भेजने का सिलसिला काफ़ी समय से जारी है। हीरानगर सेक्टर में एक ड्रोन को भी मार गिराया था जिससे भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए थे। और उसके बाद अखनूर के पास कानाचक सेक्टर में एक ड्रोन 5 किलो की IED लेकर पहुंचा था जिसे मार गिराया था। तो माना जा रहा है कि ड्रोन के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI हथियार इस इलाके में ड्रॉप कर रही है और यहाँ पर जो आतंकियों के कोरियर हैं वो यहाँ से हथियार लेकर आतंकियों तक पहुँचा रहे हैं। सेंसिटिव इलाका है जहाँ पे पहले भी इंसिडेंट हुए हैं, उन सब को मद्देनजर रखते हुए और इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन नज़दीक आ रही है, इस हिसाब से भी पूरे एरिया को जो है वो हम सर्च पे रखा हुआ है। जहाँ पे हुई भी है इन्फिल्ट्रेशन, सक्सेसफुल इन्फिल्ट्रेशन भी हुई है और कुछ को जो है वो हमने फाइल भी किया है। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए इस एरिया को हम कभी भी लाइटली नहीं लेते हैं। पवन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पवन, कितने बड़े एरिया में अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है आप, और ये भी बताइए साथ में कि ये क्या 15 अगस्त से पहले की 15 अगस्त से पहले की चेकिंग चल रही थी या फिर कोई इनपुट भी था इस साजिश का? देखिए एरिया बहुत बड़ा है। अगर हम बात करें तो जो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इस तरह का इलाका है, खास करके जो बब्बर नाला या फिर राजपुरा सेक्टर जो सांबा का है, ये लगभग 5 से 6 किलोमीटर के भीतर इसी तरह का घना जंगल है और यहाँ पर छोटे छोटे नाले हैं। इन इलाकों में अक्सर घुसपैठ की कोशिशें होती हैं। और वही रही बात कि सुरक्षा बलों को सूचना मिलने की, तो पिछले 3 दिन से लगातार सांबा और उसके आसपास में ड्रोन की मूवमेंट देखी जा रही थी और उसी समय से सुरक्षा बलों ने एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया हुआ था कि वहाँ पर अगर ड्रोन के जरिए कोई मटेरियल ड्रॉप हुआ है तो उसका पता लगाया जा सके। तो आज सुबह जब रूटीन सर्च के ऊपर भारतीय सेना के जवान और पुलिस की टीम थी तो एक पैकेट वहां पर मिलता है। पैकेट मिलने के बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया जाता है, फिर जांच होती है तो उसमें से एक जखीरा निकलता है जिसमें 2 पिस्टल हैं, 5 मैगजीन हैं और एक साइलेंसर, बाद कुछ गोलियां बरामद होती हैं। तो उसके बाद उसको बरामद करने के लिए पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जाता है कि कहीं कोई और मटेरियल तो नहीं है। लेकिन फिलहाल अगर अभी की बात करें तो अभी भी जम्मू कश्मीर पुलिस की एक टीम और भारतीय सेना की एक टीम पूरे इलाके में खंगाल
रही है और डॉग स्क्वाड का भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि कहीं और कोई विस्फोटक पदार्थ इस इलाके में ना हो। जी शुक्रिया पवन, ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। और इस बीच आपको बता दें कि इस साल पाकिस्तान से आए ड्रोन कब कब दिखाई दिए। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर 27 जून को ड्रोन हमले के बाद से ही जम्मू के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर लगातार ड्रोन देखे जाने का सिलसिला बना हुआ है। ये हम आपको बता रहे हैं कि कब कब आखिर ड्रोन दिखाई दिया। 27 जून को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमला हुआ, इसके बाद 29 जून को जम्मू के कालूचक में ड्रोन दिखाई दिया, 29 जून को जम्मू के रत्नुचक में ड्रोन दिखाई दिया और 30 जून को कुंजवानी और कालूचक में 2 ड्रोन दिखाई दिए। इसके बाद 2 जुलाई को जम्मू के मीरा साहिब सुंजबा में 2 ड्रोन दिखाई दिए, 4 जुलाई को आर्निया सेक्टर में ड्रोन दिखा और फिर 6 जुलाई को हीरानगर सेक्टर में ड्रोन दिखाई दिया। उसके बाद 13 जुलाई को जम्मू में 4 जगहों पर ड्रोन दिखाई दिए। 21 जुलाई को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर फिर से ड्रोन दिखाई दिया। तो लगातार ड्रोन दिखने का सिलसिला बना हुआ है। इस सब के बीच आपको बता दें 21 जुलाई को जम्मू के सतवारी में भी ड्रोन दिखाई देने की घटना सामने आई थी। फिर 23 जुलाई को कानाचक सेक्टर में पुलिस ने एक ड्रोन मार गिराया जिससे बताया जा रहा है कि 5 किलो आईडी भी बरामद हुआ। 28 जुलाई को कालूचक में ड्रोन देखा गया। फिर 30 जुलाई को कठुआ और हीरानगर में भी ड्रोन दिखाई दिया और इसके बाद बीती रात एक बार फिर 1 अगस्त को सांबा में 4 ड्रोन दिखाई दिए। और इस बीच एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से ही, पुंछ से दरअसल ये बड़ी खबर है। मेंढर सेक्टर में पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले गांव से पुलिस ने तलाशी के दौरान 2 टॉर्च और रेडियो सेट बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि 2 रेडियो सेट बरामद हुए हैं। न्यूज 18 के पवन शर्मा की खबर के मुताबिक पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले इस गांव में पुलिस की एक टीम ने तलाशी ली और इस दौरान पुलिस को 2 वायरलेस सेट, टॉर्च और केबल डेटा बरामद हुआ है। एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 पर जम्मू कश्मीर के पुंछ से दरअसल ये जानकारी मिल रही है, जहां पर वायरलेस सेट बरामद हुआ है। एलओसी के पास एक गांव से ये वायरलेस सेट बरामद हुआ है, 2 वायरलेस सेट, टॉर्च और साथ ही केबल डेटा भी। और इस बीच विपक्ष की एकजुटता से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर है कि जंतर मंतर पर राहुल गांधी की अगुवाई में दरअसल विपक्ष की तरफ से किसानों के प्रदर्शन को समर्थन दिया गया और राहुल गांधी वहां पर पहुंचे। विपक्षी नेताओं के साथ राहुल गांधी वहां पर पहुंचे थे। हालांकि इस सबके बीच जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ना तो वहां पर टीएमसी के नेता मौजूद रहे, ना तो टीएमसी मौजूद रही और ना ही आम आदमी पार्टी, लेकिन 12 विपक्षी दलों के नेता राहुल गांधी के साथ वहां पर पहुंचे। टीएमसी भी शामिल रही, लेकिन आम आदमी पार्टी इस दौरान मौजूद नहीं रही। आम आदमी पार्टी ने किनारा कर लिया किसानों के प्रदर्शन को। विपक्ष का इस समर्थन, लगातार किसानों के आंदोलन को कांग्रेस की तरफ से समर्थन दिया जा रहा है। विपक्षी दल अब दरअसल इस पूरे आंदोलन को समर्थन देने के लिए जंतर मंतर पहुंचे और इसकी अगुवाई राहुल गांधी ने की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सरकार को घेरने की कोशिश के बीच विपक्षी दल जंतर मंतर पहुंचे। राहुल गांधी की अगुवाई में जंतर मंतर पहुंचे विपक्ष के नेताओं में शिवसेना नेता संजय राउत और आरजेडी नेता मनोज झा भी शामिल रहे। हालांकि आम आदमी पार्टी और बीएसपी ने इस प्रदर्शन से किनारा कर लिया। तो लगातार चाहे किसानों का मुद्दा हो या फिर पेगासस मुद्दा, सरकार को घेरने की कोशिश और अब ये किसानों के प्रदर्शन को समर्थन देने राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षी दल पहुंचे। सब विपक्ष की पार्टीज ने मिलकर यहाँ जो किसान की समस्या है और जो ये काले कानून है उनको हटाने के लिए अपना पूरा यहाँ सपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में आप जानते हैं क्या हो रहा है। पार्लियामेंट में हम पेगासस की बात करना चाहते हैं, वहाँ पे वो पेगासस की बात नहीं होने दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी हर हिंदुस्तानी के फ़ोन के अंदर घुस गए हैं और यहाँ पे हम किसानों को, हिंदुस्तान के सब किसानों को अपना पूरा का पूरा समर्थन देने आए। बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों का कृषि कानून रद्द करने की मांग आप लोग कर रहे हैं, क्या आप इस मांग कर रहे हैं? चर्चा से काम चल रहा है? नहीं, चर्चा से कोई काम नहीं चलेगा। ये काले कानून है, इनको रद्द करना है। तो राहुल गांधी ने साफ तौर पर यह कहा कि चर्चा से काम नहीं चलेगा, काले कानून नहीं चलेंगे। ये कहते हुए राहुल गांधी नजर आए जो किसानों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए जंतर मंतर पर पहुंचे। जंतर मंतर रवाना होने से पहले मॉनसून सत्र में विपक्ष के लगातार हंगामे के बीच आज राहुल गांधी ने एक बार फिर विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक की।
और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जंतर मंतर पर। पहले विपक्षी दल पहुंचे राहुल गांधी की अगुवाई में, लेकिन उससे पहले मार्च से पहले विपक्षी दलों ने एक बैठक की। तो विपक्ष का जंतर मंतर पर यह मार्च, लेकिन उससे पहले बैठक। रणनीति किस तरीके से इस पूरे मसले पर सरकार को घेरा जाए। तो मॉनसून सत्र में विपक्ष के लगातार हंगामे के बीच ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर विपक्षी नेताओं के साथ की बैठक और उसके बाद जंतर मंतर पर विपक्षी दल पहुंचे किसानों के आंदोलन का समर्थन करने के लिए। संसद भवन में राहुल की अगुवाई में विपक्षी दलों की एक बैठक हुई, जिसमें आम आदमी पार्टी, आरजेडी, शिवसेना समेत 14 दलों के नेता शामिल हुए। संसद में बने गतिरोध के बीच राहुल गांधी ने विपक्ष के नेताओं के साथ मिलकर सरकार को घेरने और दबाव बनाने की रणनीति पर चर्चा की। इस बैठक के बाद विपक्ष के सांसद किसानों के प्रदर्शन में शामिल होने जंतर मंतर पर पहुंचे। और इस बीच आपको बता दें, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। पीएम ने कहा कि काफी समय से लोग खेल रत्न का नाम बदलने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है। तो पीएम मोदी की तरफ से यह ट्वीट किया गया और ट्वीट करते हुए उन्होंने ये जानकारी दी, ये बताया कि कैसे लगातार लोगों की तरफ से इस बात की मांग हो रही थी और अब खेल रत्न का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है। और आइए अब आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर क्या बताया। उन्होंने लिखा, देश को गर्वित कर देने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों का यह आग्रह भी सामने आया है कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया जाए। लोगों की भावनाओं को देखते हुए इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है। जय हिंद। उन्होंने आगे लिखा, ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रयासों से हम सभी अभिभूत हैं। विशेषकर हॉकी में हमारे बेटे बेटियों ने जो इच्छा शक्ति दिखाई है, जीत के प्रति जो ललक दिखाई है, वो वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। मेजर ध्यानचंद के बेटे अशोक ध्यानचंद ने भी मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल रत्न का नाम करने का स्वागत किया और कहा कि उन्होंने देश के लिए निस्वार्थ भाव से काम किए थे। खेलों के मामले में आज केंद्र सरकार ने झांसी को बहुत बड़े इनाम से नवाजा है। मेजर ध्यानचंद, जिनको हॉकी का जादूगर कहते हैं, उनके नाम पर आज से राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा, जो पहले कभी राजीव गांधी हुआ करता था। हमारे साथ बैठे हुए हैं मेजर ध्यानचंद जी के बेटे अशोक जी, उनसे बात करते हैं। अशोक जी, कितनी बड़ी उपलब्धि झांसी के लिए, बहुत लंबे समय से मिला था। झांसी एक ऐसा क्षेत्र रहा है जहाँ पर बहुत हमारे महान मैं कहूँगी हमारी रानी लक्ष्मीबाई, जिनके त्याग का कहीं कोई सानी नहीं, मैथिली शरण गुप्ता जी और हमारे वृंदालाल वर्मा जी साहब, और एक नाम और शामिल होता है खेलों की दुनिया में, मेजर ध्यानचंद। और वाकई में ध्यानचंद किया इस नगरी का सौभाग्य है कि हमारे खेल के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, रण के क्षेत्र में हमारे लोगों ने एक्सट्रीम हिस्से से काम किया और नाम कमाया। और खेलों के अंदर ध्यानचंद एक ऐसा हॉकी का तो पर्यायवाची शब्द बन चुके हैं और बन चुके थे कि अगर हॉकी का नाम ले तो हम ध्यानचंद का नाम आता ही है। उनके द्वारा किए गए वो कार्य जो उन्होंने देश के लिए निस्वार्थ भाव से किए थे, बिना किसी और टाइम था भी कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ एक खेल था, एक जुनून था कि देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना है। सुविधाएं हैं बिल्कुल माइनस नील, और उसके बाद कुछ मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन लेकर के आते थे गोल्ड। और वो गोल्ड जो आया है उसने इस भारत देश के अंदर खेलों के प्रति लोगों का प्यार मोहब्बत बढ़ा, हमारे बच्चों के अंदर वो प्रेरणा के स्रोत बने, हमारे आने वाली जनरेशन्स ने उनसे प्रेरणा लेकर खेल के अंदर बहुत आगे तरक्की करी। कई नाम उसके अंदर शामिल हैं। केडी सिंह बाबू साहब का नाम मैं ले सकता हूं, जिन्होंने 52 के ओलंपिक के अंदर जो खेला है वो भी ध्यानचंद जी के अनुयायी थे, उनके चाहने वाले थे। बलबीर सिंह साहब, ग्रेट बलबीर सिंह, जिनके तीन गोल्ड मेडल ओलंपिक के अंदर रहे हैं, जिन्होंने देश को 3 बार गोल्ड मेडल का से नवाजा, वो ये कहते थे अपने जीवन में कि मैं तो ध्यानचंद जैसा बनना चाहता था। तो ये प्रेरणा चीज़ होती, जब इतने बड़े बड़े खिलाड़ी, तो हम जैसे यानी कितने खिलाड़ियों ने सोचा होगा कि हम ध्यानचंद बनकर आगे खेलें। तो ये चीज़ें ध्यानचंद के उस खेल से, उस जादुई खेल से, जिसके फलस्वरूप उनको जादूगर की संज्ञा दी गई।
उधर कांग्रेस ने भी राजीव गांधी खेल पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर करने का स्वागत किया। मेजर ध्यानचंद जी ना भूतो ना भविष्य ऐसे खिलाड़ी थे। हॉकी के जादूगर का नाम उन्हें पूरे देश ने नहीं पूरी दुनिया ने दिया था, पर उनका नाम मेजर ध्यानचंद का नाम शायद अगर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी अपने छोटे राजनीतिक उद्देश्यों के लिए ना घसीटते तो अच्छा था, पर मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल रत्न पुरस्कार का नाम रखने का हम स्वागत करते हैं। और वहीं पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर कह रहे हैं कि खेल पुरस्कार तो हमेशा खिलाड़ियों के नाम पर ही होना चाहिए। सुनिए। देखिए, किसी खिलाड़ी के नाम की और इतने बड़े खिलाड़ी के नाम की, इनफैक्ट मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि मेजर ध्यानचंद को तो भारत रत्न मिलना चाहिए, जिस तरीके की उनकी अचीवमेंट है, और उनको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था ये। और खेल अवार्ड अगर खिलाड़ी के नाम नहीं होंगे तो किसके नाम होंगे? बाकी आप सारे अवार्ड बाकी पॉलिटिशियंस के नाम कर सकते हैं, लेकिन खेल रत्न तो खिलाड़ी के नाम ही होना चाहिए। इनफैक्ट जो भारत रत्न जिनको मिलना चाहिए था उनके नाम अब अवार्ड हुए, तो ये मोदी सरकार ही कर सकती है। और अब बात बारिश से आई आफत की। देश के कई राज्यों में लगातार बारिश आफत बनकर लोगों की मुसीबत बढ़ा रही है। देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। और ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। झारखंड के दुमका की तस्वीर आप देख रहे हैं, सड़कें दरिया बन चुकी हैं। बिहार के मुंगेर की अगर तस्वीर देखें तो वहां पर मंदिर तक पानी जा घुसा है। ये हालात हैं बिहार में। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के बीरभूम में पानी तेज बहाव के साथ पुल का एक हिस्सा भी अपने साथ बहा ले गया। पश्चिम बंगाल की हुगली की तस्वीर अगर आप देख रहे हैं तो बाढ़ के बीच कई लोग कंधे तक पानी में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में भी बारिश ने जमकर तबाही मचाई। इटावा में सड़कों की अगर बात की जाए तो सड़कें नजर नहीं आ रही हैं, पानी से पटी हुई हैं, तो वहीं लोगों के घरों तक भी जा पहुंचा है पानी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके के हालात आसमानी आफत की वजह से हर शहर सैलाब के मार को झेल रहा है। और चलिए सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश के कानपुर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां भारी बारिश के बाद अब सड़कें नजर नहीं आ रही हैं। जिधर भी देखो पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। हालात ये कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें देखिए और लगाइए अंदाजा कि कानपुर के लोग कितनी मुसीबत में हैं। तो कई फीट तक पानी है सड़कों पर, और ऐसे में अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो बहुत मुसीबत भरा काम हो रहा है। और इसीलिए लोग नाव का सहारा ले रहे हैं। लेकिन जो लोग नाव से जा पा रहे हैं उनके लिए तो अलग मुसीबत, लेकिन जिन लोगों के पास ये साधन भी नहीं है, सोचिए उनके लिए कितनी ज्यादा दिक्कतें होंगी, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। कम से कम 10 गांव का आदमी प्रभावित है इससे। पूरा पानी भरा हुआ है। पूरा पानी भरा हुआ है। बंगाली कॉलोनी, छीतेपुर, गंभीरपुर, कलापुरवा, बनपुरवा, सब पूरा इसी नाव से आ रहे हैं, जा रहे हैं। बहुत परेशानी है, समझ लो आप। सब गांव में पानी भरा हुआ है, कहीं भी जगह नहीं निकलने की। उधर मध्य प्रदेश के भिंड में चंबल, सिंध और बैसली नदी के किनारे 50 से ज्यादा गांव भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। इन गांव में मकान पूरी तरह पानी में डूब गए। सभी गांव में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। सड़कों का नामो निशान मिट चुका है। वहां गाड़ियों की जगह नाव चल रही है क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है। और एसडीआरएफ की टीम लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटी हुई है। प्रशासन की ओर से अभी तक 6000 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। फिलहाल राहत और बचाव का काम लगातार चल रहा है। ये देखिए किस तरीके से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है और हजारों की संख्या में रेस्क्यू किया जा चुका है। लेकिन अभी भी बहुत बड़ी संख्या ऐसी है लोगों की जो जहां तहां फंसी हुई है। अब उनको रेस्क्यू करना बहुत बड़ी चुनौती, लेकिन फिलहाल रेस्क्यू करने का यह काम लगातार जारी है। उधर मध्य प्रदेश के नीमच में लगातार बारिश की वजह से हालात इस कदर बेकाबू हो चुके हैं कि ब्राह्मणी नदी उफान पर है। नदी के उफान पर आने की वजह से सिंगोली की कई जो निचली बस्तियां हैं वहां पर भी पानी भर चुका है।
जोरदार बारिश की वजह से कई इलाके ऐसे हैं जहां पर संपर्क टूट गया है। कई रास्तों पर बारिश का पानी आने की वजह से उन्हें बंद करना पड़ा। इसके बाद कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करते हुए दिखाई दिए। तो कई रास्तों को बंद कर दिया गया है एहतियात के तौर पर, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग ऐसे दिखाई दिए जो पानी के बीचों बीच, इतनी तेज रफ्तार से बहते इस पानी के बीचों बीच क्रॉस करते हुए दिखाई दी, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ा जोखिम है। बावजूद इसके ये बड़ी लापरवाही भी। तस्वीरें देखिए किस तरीके से पानी बह रहा है, चारों तरफ पानी पानी, लोग फंसे हुए हैं एक जगह से दूसरी जगह। आखिर जाएं तो जाएं कैसे? उधर राजस्थान के पूर्वी हिस्सों की अगर बात करें तो यहां पर भी लगातार भारी बारिश की वजह से हालात बेकार हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। पिछले 24 घंटों में झालावाड़, बारां, टोंक, कोटा और बूंदी के कई इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई। तो सैलाब में बहते राजस्थान की 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान के कोटा में पिछले कई दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सड़कों पर भर गया है पानी, तो वहीं नदियां उफान पर हैं। दूसरी तस्वीर आप राजस्थान के धौलपुर की देख रहे हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। तीसरी तस्वीर राजस्थान के टोंक की, सड़कें पानी से लबालब हैं। आफत की बारिश से लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। और आइए अब दिखाते हैं आपको रेगिस्तान में सैलाब के तांडव की ये तस्वीरें। राजस्थान में 12 के बाद झालावाड़ में बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। इलाके में काली सिंध, भीमसागर, चंवली बांध ओवरफ्लो हो चले हैं और रूपली और उजाड़ नदी अपने उफान पर है। और इसकी वजह से झालावाड़ जिले के खानपुर और आसनावर क्षेत्र की अगर बात की जाए तो बाढ़ जैसे हालात यहां भी पैदा हो गए हैं। खानपुर में आवासीय विद्यालय, पुलिस थाने, सरकारी दफ्तर, घर और दुकानों में पानी घुस गया है। खेत पूरी तरीके से तालाब में तब्दील हो चुके हैं। पुलिस थानों में जब्त गाड़ियां पानी में समा गई। तो बाढ़ के पानी के कारण रास्ते भी बंद हो गए। ये 2 तस्वीरें आपके सामने राजस्थान की झालावाड़ से। उधर राजस्थान के धौलपुर में लगातार हो रही बारिश की वजह से कोहराम मचा है। धौलपुर जिले के करीब 40 गांव भारी बारिश की वजह से बाढ़ की चपेट में है। कोटा में भारी बारिश के बाद चंबल नदी का बैराज खोल दिया गया और उसके बाद पानी धौलपुर में जा पहुंचा और नदी के किनारे के जो आसपास के गांव हैं वहां पानी भर गया। लोगों के घरों में पानी जा घुसा और हालात बिगड़ने के बाद हालांकि जो इलाके के लोग हैं उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। तो लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिश धौलपुर में। मध्य प्रदेश के नीमच में लगातार बारिश हो रही है और आपको बता दें कि बारिश की वजह से जो ब्राह्मणी नदी है वो उफान पर है। नदी के उफान पर आने की वजह से सिंगोली की कई निचली बस्तियों में पानी भर गया है। इतना ही नहीं, जोरदार बारिश की वजह से कई इलाकों का संपर्क टूट गया है। कई रास्तों पर बारिश का पानी आने की वजह से उन्हें बंद कर दिया गया। इसके बाद कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ता क्रॉस करते हुए दिखाई दिए।